Hello and welcome all. Myself Ritu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. So in my last lecture I have discussed about the by performance of the contract. ठीक है, how contract can be discharged. फर्स्ट मेथड वी हैव डिस्कस्ड बाय परफॉर्मेंस. सिंपल कि परफॉर्म योर ड्यूटीज़, जो भी आपका ऑब्लिगेशन है दोनों पार्टीज का परफॉर्म करो, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया. नाउ सेकेंड इज बाय नोवेशन, दैट इज अंडर सेक्शन 62. बाय नोवेशन सेक्शन 62. नाउ व्हाट सेक्शन 62 सेज? सेक्शन 62 फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नोवेशन क्या है. नोवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कि आपने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसकी जगह पे आपने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट इज़ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया और कैंसिल हो गया. एंड द प्रोसेस ऑफ नोवेशन इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्सेंट. ये जो चेंजेस हुए हैं आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, ये दोनों पार्टी की मर्ज़ी से हुए हैं, एक पार्टी की मर्ज़ी से नहीं, दोनों पार्टी की मर्ज़ी से हुए हैं. तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है नोवेशन में वो डिस्चार्ज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है. नाउ व्हाट सेक्शन 62 सेज? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेक्शन 62 सेज parties to contract to original agreement can only enter in the process of novation. कि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट की पार्टीज़ हैं वही नोवेशन की पार्टीज़ होंगी. प्रोसेस ऑफ नोवेशन में जो प्रोसेस है नोवेशन का, चेंजेस करने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वही पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी उसमें. सेकेंड कंडीशन क्या है कि दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तब डिस्चार्ज हो गया, जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं. और चेंज में क्या है, नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? सब्सटीट्यूट, ऑल्टर और कैंसिल. थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड सेक्शन 62 की, टाइम अप टू विच नोवेशन कैन बी डन. किस तक, कब तक नोवेशन कर सकते हो? आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट उसमें चेंजेस कब तक कर सकते हो? यहाँ पे थोड़ी सी इस पॉइंट पे कंट्रोवर्सी हुई थी. सेक्शन 62 इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलता है. ही साइलेंट, सेक्शन 62 साइलेंट रिगार्डिंग दिस पॉइंट, बट इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय वन फ्रेज, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, विच मीन्स दैट नोवेशन कैन बी डन till they are parties to the contract. Is it clear? Is it clear? So can novation and substitution be done? Can novation and substitution be done after due date of performance? Obviously no. So novation is valid up to the date of agreement and after or afterwards, provided it has been done by the parties by mutual consent. Now for example A ने B से पैसा उधार लिया था. A has borrowed a money from B, so A has to pay back to B. Now it is agreed between A, B and C that B A की जगह पे C को अपना डेटर मानेगा. सो नाउ ओल्ड डेट बिटवीन ए एंड बी इज़ डिस्चार्ज, वो ख़त्म हो गया है और नया डेट फ्रॉम सी टू बी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड. इज़ इट क्लियर? तो अब बी ए को स्यू नहीं कर सकता, ही इज़ गोइंग टू स्यू सी. इज़ इट क्लियर? सो दिस वॉज नोवेशन. नाउ इन दिस सेशन आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, इफ़ यू रिमेंबर. सो ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन में, लेट मी क्लियर यू, पहले नोवेशन में चेंज ऑफ पार्टीज़ भी हो सकती हैं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ए और बी की जगह बी और सी पार्टीज़ बन गए हैं. ठीक है, और नोवेशन में चेंज ऑफ पार्टीज़ भी हो सकती हैं. क्लियर? नाउ ऑल्ट्रेशन, मैंने आपको बोला था कि ऑल्ट्रेशन भी होता है. ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स change in one or more of the material terms of the contract. पार्टीज़ यहाँ पे सेम रहेंगी ऑल्ट्रेशन में. ठीक है, पार्टीज़ अगर ए एंड बी है, पार्टीज़ विल रिमेन द सेम. सिर्फ क्या चेंजेस आएंगे? चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटीरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन में पार्टीज़ भी चेंज हो सकते हैं बट ऑल्ट्रेशन में पार्टीज़ सेम रहती हैं.
क्लियर। नाउ मैंने आपको कैंसलेशन भी बोला था। कैंसलेशन मीन्स रिमिशन भी रिसेशन भी कह सकते हो आप कैंसलेशन को। वहाँ पे क्या है कि आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों पार्टीज़ एग्रीमेंट से। यू कैन से अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिस्चार्ज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़ दैट इट शेल नो लॉन्गर बाइंड देम। जब आपने इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया है देन सच एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिसेशन और यू कैन से कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन इट्स प्लेस। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया तीनों। नोवेशन में पार्टीज़ चेंज हो सकती हैं, ऑल्ट्रेशन में पार्टीज़ नहीं चेंज होती हैं, टर्म्स कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। देन रिसेशन है, कैंसलेशन है, एग्रीमेंट करो, यू आर नो लॉन्गर बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नाउ रिमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 63 में रिमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका। सेक्शन 63 इट टॉक्स अबाउट कि पार्टी जिसके पास राइट है टू डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ द, जो कहते हैं कि परफॉर्म करो, अपनी ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, वो रिमिट भी कर सकता है, डिस्पेंस भी कर सकता है, होली पार्ट या टाइम ऑफ परफॉर्मेंस भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और कोई सेटिस्फेक्शन है इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस देन ही कैन डू दैट। दैट इज़ रिमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे किसी ने मनी बोरो किए हैं, 5 लाख रुपए आपसे बोरो किए थे, आपने 5 लाख दे दिए, अब वो आपको 5 लाख नहीं दे रहे हैं, तो यू कैन से कि ठीक है 5 लाख के बजाय तो मुझे 3 लाख पे कर दो। दैट इज़ अ रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस। इज़ इट क्लियर? So this was the topic of novation. Now next we are going to discuss third method of discharge of contract was doctrine of frustration, which we have already discussed. Now last is the breach. How a discharge can be how a contract can be discharged, that is by the last method, breach. So इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? Again it is very important topic, by breach followed by remedy under law. इसमें आपको क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन तो नो डाउट इट कैन कम। डिस्कस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रेमेडी ऑफ कॉम्पनसेशन इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेटिंग डैमेजेस एज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ व्हाट इज़ ब्रीच? Breach of a contract is nothing but failure to perform a contract in a proper manner. क्या है ब्रीच? कुछ भी नहीं है, सिर्फ जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करते प्रॉपर मैनर में, दैट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर देयर गवर्निंग प्रिंसिपल्स? वेयर देयर इज़ अ रॉन्ग, वहाँ पे क्या होगा? रेमेडी भी होगी ऑब्वियसली। अगर एक पार्टी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है देन अफेक्टिंग पार्टी के पास रेमेडी भी है। नॉर्मल रेमेडी क्या है? मनी कॉम्पनसेशन हो गई है। इज इट क्लियर? तो ये तो आपकी बात आ गई कॉम्पनसेशन की, रेमेडी की बात आ गई। नाउ सेकेंडली, पर्सन जिसने रॉन्ग कमिट किया है, हु हैज़ ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो रहे कॉन्ट्रैक्ट में इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस सफर्ड, जितना भी नुकसान हुआ है दैट हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड। इज इट क्लियर? व्हेन कॉम्पनसेशंस आर टू बी, अब बात आती है कि व्हेन कॉम्पनसेशंस आर टू बी एक्सेप्टेड। व्हेन कॉम्पनसेशंस आर टू बी एक्सेप्टेड, when consequences are to be compensated when breach of contract occurs, और कितना उसको नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितनी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी। अब ये हैडले वर्सेस बैक्सैंडले, देयर इज़ अ केस लॉ, हैडले वर्सेस बैक्सैंडले में ये कॉम्पनसेशन का केस डिसाइड हुआ था। इसमें पहले हम इसके फैक्ट्स देखेंगे कि व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। सो इन दिस केस
प्लेंटिफ की जो मिल थी वो स्टॉप हो गई थी, किस वजह से? क्योंकि उनकी मिल का क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हो गया था। इज इट क्लियर? तो डिफेंडेंट थे इसमें अ फर्म ऑफ कैरियर्स। नाउ इनकी जो ये फर्म थी ये काम करते थे शाफ्ट्स का जो कि प्लेंटिफ की कंपनी किस वजह से रुक गई थी, मिल उनकी किस वजह से रुक गई थी? क्योंकि उनका क्रैंकशाफ्ट टूट गया था। तो बैक्सेंडले जो कि डिफेंडेंट्स हैं ये फर्म ऑफ कैरियर्स हैं एंड दे वर एंगेज टू कैरी द शाफ्ट टू द मैन्युफैक्चरर एज अ पैटर्न फॉर न्यू वन। प्लेंटिफ, इस केस में ये ध्यान देना, प्लेंटिफ का जो सर्वेंट था, प्लेंटिफ के सर्वेंट ने ऑलरेडी डिफेंडेंट को ये बता दिया था कि मेल, उनकी जो मेल है वो इसी वजह से स्टॉप हुई है, तो शाफ्ट उन्हें जल्दी से जल्दी चाहिए वापस। लेकिन जो डिफेंडेंट थे, डिफेंडेंट ने कि उनकी खुद की नेग्लिजेंट की वजह से डिलीवरी शाफ्ट की लेट कर दी और उस डिले कर दिया, उस वजह से जो मील था, मील काफ़ी लंबे समय तक उनका रुका रहा, जो और इतने लंबे समय तक अगर नहीं रुकना चाहिए था जब अगर वो डिफेंडेंट उन्हें शाफ्ट वापस दे देते। सो इन दिस केस फैक्ट समझ में आ गए, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का मील था एंड उनकी मील रुक गई थी, किस वजह से? क्योंकि क्रैंकशाफ्ट टूट गया था। डिफेंडेंट्स ने कहा कि दे विल उनका शाफ्ट ठीक कर देंगे और प्लेंटिफ के सर्वेंट ने बता दिया था कि डिफेंडेंट को कि उनकी मील इसी वजह से रुकी है शाफ्ट के टूटने से, तो उनको उनका शाफ्ट वापस जल्दी से जल्दी भेज दें। लेकिन डिफेंडेंट्स की नेग्लिजेंट की वजह से उन्होंने डिले किया और मील उनका ज़्यादा लंबे समय तक रुका, उस वजह से उनको नुकसान दिया। सो एक्शन वॉज ब्रॉट फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ द डिले। अब डिफेंडेंट्स है, वेदर डिफेंडेंट्स वर लायबल इन दिस केस और नॉट। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो डिफेंडेंट्स हैं दे आर नॉट लायबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। क्यों? बिकॉज इन द ग्रेट multitude of cases of millers sending of broken shafts for repair, it does not follow the ordinary circumstances that mill is stopped। कि उन्होंने सोचा कि मिलर्स के पास और भी शाफ्ट होगी, रिजर्व रखी होगी उन्होंने। नाउ फैक्ट दैट मिल वॉज आउट ऑफ एक्शन फॉर द वांट ऑफ शाफ्ट वॉज अ स्पेशल सर्कमस्टांसिस, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांस उन्होंने पहले बता दी, प्लेंटिफ के सर्वेंट ने ऑलरेडी बता दी थी, affecting the plaintiff's mill and the same should have been pointed out to defendant in clear terms। यहाँ पे ऑलरेडी बता दी थी फैक्ट। ना अब इस केस में क्या है आपका, हार्डले वर्सेस बैक्सेंडले में कोर्ट ने क्या फॉर्मूलेट, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर्मूलेट किए थे ये केस को डिसाइड करते हुए। पहला बेसिक प्रिंसिपल उन्होंने यह डिसाइड किया था, व्हेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स गिल्टी पार्टी इज लायबल टू कॉम्पनसेट द विक्टिम फॉर द ब्रीच फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस एंड डैमेज सफ़र ड्यू टू ब्रीच। ठीक है, पहले तो उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से लॉस हुआ है, जिन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट करेंगे। नाउ व्हाट दे से, द पार्टी कॉजिंग द ब्रीच इज लायबल टू compensate all the normal consequences which happen in the ordinary course of thing. He shall not be liable for any special or extra damages which does not happen in ordinary course nature in the natural। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल इन्होंने क्या बोला कि जो पार्टी ब्रीच कर रही है वो सिर्फ किसी के लिए कॉम्पनसेट करेगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के लिए है, और कोई अगर स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं, एक्स्ट्रा डैमेजेस हैं, उसके लिए नहीं करेगी वो। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेजेस के लिए वो नहीं कॉम्पनसेट करेगी। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डैमेजेस है तो दे मस्ट हैव टोल्ड अर्लियर। अब इस केस में प्लेंटिफ के सर्वेंट ने ये तो बता दिया था कि भाई उनकी मिल रुकी हुई है शाफ्ट की वजह से, बट डिफेंडेंट्स ने क्या सोचा कि मिल इतनी बड़ी मिल है तो उनके पास एक और शाफ्ट रिजर्व होगा, जो कि प्लेंटिफ के सर्वेंट ने नहीं बताया था। Is it clear? Third main principle, he shall be liable for special and extra damage if at the time of contract it was within the contemplation of the party that special and extraordinary damage took place in the event of breach. Is it clear? Have you understood this case?
not liable. Defendants are not liable. Now see, फाइनेंशियल लॉसेज हैं. फाइनेंशियल लॉस है, कोई फिजिकल लॉस हो गया, वो कॉम्पनसेट होंगे. वेदर इफ देयर इज एनी इमोशनल डिस्टर्बेंस, वेदर इट विल कॉम्पनसेटेड और नॉट. लेट अस डिस्कस. अब इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस विच इज़ टू बी कॉम्पनसेटेड ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is not a normal consequences which is to be compensated due to breach of contract. But if there is a physical evidence, then it can be compensated. अब देखो, आपसे किसी ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे शादी करूँगी. आपसे किसी ने प्रॉमिस किया है कि he will marry you, he or she will marry you. और वो ब्रीच कर दे उस प्रॉमिस की, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ टू मैरी. इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया. वेदर इट शुड बी कॉम्पनसेटेड और नॉट. वेदर इट शुड बी कॉम्पनसेटेड और नॉट. तो उन्होंने कहा इमोशनल डिस्टर्बेंस इज कॉम्पनसेटेड. इज इट क्लियर? There is another famous case law, Victoria Laundry versus Newman Industries. This case is based on knowledge. तो ये केस डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस नॉलेज. द टर्म नॉलेज. नॉलेज मीन्स इट मस्ट बी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि वो जो आपको डैमेजेस हो सकते हैं, दैट सच डैमेजेस विल हैपन. तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस नोटिस देना पड़ेगा. वार्निंग देगी एक पार्टी. मीन्स कि पार्टी को नॉलेज उस फैक्ट का और बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ एविडेंस एंड प्रूफ लाइक व्हाट वाज नोन और नॉट नोन. बट समटाइम्स नथिंग इज टोल्ड बट द पार्टीज वर अवेयर ऑफ लाइकली डैमेज और इम्प्लाइड नॉलेज ऑफ स्पेशल डैमेज. सो ये जो नॉलेज का क्वेश्चन कहाँ पे रेज हुआ था? विक्टोरिया लॉन्ड्री वर्सेस न्यूमैन इंडस्ट्रीज. नाउ the court for the first time held in Victoria Laundry versus Newman Industry that party was having implied knowledge, so there was no need to tell expressly. अगर implied knowledge है तब बताने की ज़रूरत नहीं है. Implied knowledge depends on the facts and circumstances of this case. In this case party knows the importance of boiler. ठीक है, बॉयलर की इम्पोर्टेंस पता थी. सो इन स्पेशल डैमेजेस पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ऑर्डनरी एंड स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेज. सो plea in the case of Victoria Laundry versus Newman Industry was taken that party did not tell that they were not having spare boiler. So the court said that this is no argument coming from specialist dealer, because such dealer must know the importance of boiler and that he should know what part of machinery kept spare. Boiler is like an engine in the car, so boiler is not kept spare and there is no need to tell the party that there is no spare boiler. Is it clear? अब सेकेंड क्वेश्चन क्या राइज हुआ था? अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन. Now this principle of quantum or amount of compensation is based on restitution in integram, which means so much of the amount is to be given which brings the party in the same position. So much of the amount is to be given which brings the party in the same position as when contract is performed. कोई सी वो कह रहे किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं सफ़र नहीं करना लॉस और डैमेज. जितना अगर आपने किसी दूसरी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उतना ही उसको कॉम्पनसेट करेगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था. Now there is an exception to where damages does not bring the party to the same but to punish and make an example of the person, and this is known as exemplary compensation.
इस तरह की कॉम्पनसेशन में अमाउंट दिया जाता है बट नॉट टू कॉम्पनसेट द पार्टी बट टू पनिश एंड मेक एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सन। इज इट क्लियर? सो इसी तरह से ब्रीच ऑफ मैरिज में की प्रोमिसेस में होता है। इन केसेस में कॉम्पनसेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है पनिशमेंट। क्लियर? सो ये आपका कॉम्पनसेशन था। आपका ब्रीच में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ ब्रीच तो आप क्या कर सकते हो, कितनी आपको पनिशमेंट मिलेगी, उसमें क्या गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं। तो रेमेडी क्या है, जनरली नॉर्मल भी आती है, नॉर्मल जनरल केस, नॉर्मल एंड जनरल केसेस, और एक स्पेशल एंड स्पेसिफिक केसेस होते हैं, ठीक है ना, जो भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ब्रीच हुआ है तो किस तरह का ब्रीच हुआ है, उसमें अगर ब्रीच है और आपको रेमेडी क्या मिलेगी, नॉर्मल रेमेडी मिलेगी या स्पेसिफिक रेमेडी मिलेगी। अगर नॉर्मल है दैट इज़ अंडर सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। सेक्शन 74 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इट इज़ रिगार्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस, इट इज़ रिगार्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। स्पेशल और स्पेसिफिक आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको जो पार्टी ब्रीच कर रही है बताओगे। नाउ देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस ऑल्सो। मिटिगेशन उससे पहले हम आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस में डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जो मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल और जनरल रेमेडी है, स्पेशल रेमेडी भी है। तो नॉर्मल रेमेडी में सेक्शन 74 में लिक्विडेटेड डैमेजेस आते हैं। तो लिटरल मीनिंग क्या है इसका, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है क्या, जहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट आपका उन्होंने बता दिया इतना अमाउंट है, अगर कोई ब्रीच हुआ तो आपको इस अमाउंट तक आपकी कॉम्पनसेशन मिलेगी। इज़ इट क्लियर? सो सेक्शन 73 में क्या है, विक्टिम ऑफ ब्रीच हैज़ अ राइट टू कॉम्पनसेशन एंड द पार्टी कॉजिंग ब्रीच हैज़ लायबिलिटी टू पे सच कॉम्पनसेशन एज सेड इन सेक्शन 73। So there is no right of payment or claiming compensation given to the party causing breach. Now अब अगर आप डैमेजेस जो आपको नुकसान हुए हैं वो आप कम कर सकते हो तो you have to do that. अगर आप ये कह रहे हो मुझे क्या लेना कॉम्पनसेशन तो दूसरे पर्सन ने देनी है, नो, कोर्ट उसको कंसिडर करेगा कि आपके पास चांसेस थे मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए डैमेजेस, पर आपने नहीं किए। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव एग्रीड टू सेल यू 10 kg राइस, आई हैव एग्रीड टू सेल यू 10 kg राइस फॉर ₹700, क्लियर, एंड यू ऑल्सो एग्री टू परचेज 10 kg राइस वर्थ ₹700। जब परफॉर्म करना था जब मैंने आपको राइस डिलीवर करने थे, यू रिफ्यूज़ टू टेक द डिलीवरी ऑफ राइस, यू रिफ्यूज़ टू टेक द डिलीवरी ऑफ राइस, सो नाउ यू आर मेकिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि आई एम suing यू, आई एम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट यू फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उधर से क्या है कि मेरे राइस, मेरे को 700 का नुकसान हो गया, अब ये 10 kg राइस हैं, ये मेरे अब 600 रुपीज़ में सेल हो रहे हैं, 600 रुपीज़ में सेल हो रहे हैं। तो मुझे ये जो नुकसान हुआ है मैं ये नुकसान कम तो कर सकती हूँ कि कितना का नुकसान होगा, मुझे सिर्फ 600 रुपीज़ का, अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू बी कंपनसेटेड। सो दिस इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ डैमेज। इज इट क्लियर? Corresponding to right to claim compensation in the event of breach, and the party against whom compensation is claimed has duty, and this duty is known as mitigation of damage. तो ड्यूटी क्या है कि सारे रीज़नेबल स्टेप्स आप लो लॉस को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपने नहीं किया और उस वजह से लॉस और आपका बढ़ गया कि जैसे राइस ख़राब हो गए हैं, देन you are not going to compensate. Is it clear? Now again I am repeating कि जो स्पेशल डैमेजेस हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, वो बताना पड़ेगा कि हमें ये नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमारे को टाइम पे दे देना। सपोज़ मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई वांट टू परचेज़ 100 kg ऑफ शुगर फ्रॉम यू वर्थ ₹, से, और मुझे इस दिन शुगर चाहिए। क्यों चाहिए मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि मैंने किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करना है और आप उस ड्यू डेट पे मुझे राइस नहीं डिलीवर कर रहे हो, तो मेरा जो नुकसान थर्ड पार्टी के साथ होगा यू आर गोइंग टू कॉम्पनसेट विद दैट। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़
स्पेशल डैमेजेस. क्लियर. सो देयर में बी जनरल डैमेजेस, देयर में बी स्पेशल डैमेजेस. उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पनसेट मिलेगा. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Now in the next topic we are going to discuss in the next lecture we are going to discuss about the quasi contract and further. Thank you.